हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर का चैप्टर नंबर 3। और अगर किसी बच्चे ने इसमें दिक्कत आ रही है और उसने अभी तक नहीं पढ़ा ये चैप्टर, तो उसका भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चा यहाँ पे रिवीजन बेसिस पे आया तो उसका भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, साथ बना के रखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। और आपको ये वाले जो नोट्स हैं जिससे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, तो वहां से आप ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आपको अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है, खास तौर पे ऑडिट को, तभी आपको कीवर्ड्स याद रह पाते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी। आपकी बस कॉस्ट क्या है यूट्यूब पर, आपकी कॉस्ट इतनी है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिससे कि आपके पास फटाफट से मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, ऑडिट। इसमें चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है चैप्टर नेम रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं रिस्क से। रिस्क क्या होता है, अब देखते हैं रिस्क क्या है। रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क है that the auditor give an inappropriate audit opinion when the financial statements, जो financial statements क्या थे, materially misstated थे। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। वैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी समझा था, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में भी समझा था इसे, लेकिन हम यहाँ पे भी समझते हैं कि क्या होता है कि ऑडिटर जो है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओरिजिनली में क्या है, एक्चुअल्स में क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है। ठीक है, मटीरियली मिसस्टेटेड है। और ऑडिटर क्या देता है अपने ओपिनियन में, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है, जबकि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड थे। तो ये ऑडिट रिस्क में कवर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली में ये मटीरियल मिसस्टेटेड नहीं थे। ठीक है, एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं थे, लेकिन ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। तो क्या ये ऑडिट रिस्क में कवर होगा? नहीं, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट रिस्क। इसे हम कहेंगे क्या, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है ये। और अगर ऑडिटर का बिजनेस रिस्क होता है ड्यू टू लॉस ऑफ लिटिगेशन की वजह से, तो वो भी ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होगा। तो जो अभी हमने पढ़ा है तो उसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में भी देख लेते हैं बुक के अंदर कि ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई कि जहां पे ऑडिटर क्या दे देता है, इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो वो ऑडिट रिस्क हो जाता है। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क नॉट इंक्लूड क्या, ऑडिटर का अगर बिजनेस रिस्क है ड्यू टू लॉस ऑफ लिटिगेशन और एडवर्स पब्लिसिटी की वजह से, तो ये आपका ऑडिट रिस्क में नहीं आएगा। और ऑडिट रिस्क क्या चीज नहीं इंक्लूड नहीं करता, रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जहां पे ऑडिटर अपना एक्सप्रेस करता है ओपिनियन क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है, जबकि वो एक्चुअली में नहीं थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं थे एक्चुअल्स में। तो इस रिस्क को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट रिस्क है ये। तो यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा और वो हमने यहाँ पे नोट्स में भी देख लिया। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ ये भी समझते हैं इन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन में ओपिनियन के कितने टाइप्स होते हैं, इन सबको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पे।
इंटरनल कंट्रोल पहले इसमें दे रखा है SA 305। इंटरनल कंट्रोल आपका SA 305 में कवर है। SA 305 का फुल नेम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सर नाम याद करना होता है, नाम याद करना होता है, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि 315 में इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडेड है। बस इतना याद करो, अभी नाम याद मत करो। अभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे ध्यान दो। इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज, इंटरनल कंट्रोल डिफाइंड कैसे है? द प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। जो प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस या फिर मैनेजमेंट या फिर अदर पर्सोनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस विथ रिगार्ड, जिससे कि ऑडिटर को क्या मिल जाए? रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए। लेकिन किससे रिलेटेड? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड, एसेट्स जो है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? एक बार फटाफट से रिवाइज करना है इसे कि जो प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है? दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल, जिससे कि ऑडिटर को क्या मिल जाए? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, जिससे कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर पाए। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑपरेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। एसेट्स से रिलेटेड क्या है? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। और जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो कंप्लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब ओपिनियन क्या होते हैं? ओपिनियन जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक कि ऑडिटर क्या है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्लीन हैं, और तो ऑडिटर ओपिनियन देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लीन है, तो क्लीन ओपिनियन देगा। क्लीन ओपिनियन को एक वर्ड और से जानते हैं, किससे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा। ठीक है, और ओपिनियन का एक टाइप और है, क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ओपिनियन में भी थ्री टाइप्स हो सकते हैं आपके: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर। इसका सेपरेट ऐसे है, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। बार बार ओपिनियन वर्ड भी आता है, तो इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, एडवर्स देगा, डिस्क्लेमर देगा, और कब मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दैट इज क्लीन ओपिनियन देगा? अगर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है और ऑडिटर की चेकिंग में भी सब कुछ इस तरीके से ही आता है, तो ऑडिटर क्या देगा? क्लीन ओपिनियन देगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉडिफाइड ओपिनियन में कब वो डिसाइड करेगी कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, एडवर्स देना है और डिस्क्लेमर देना है? इसको समझना जरूरी है। ओपिनियन हमने समझ लिया, मॉडिफाइड होता है और क्लियर अनमॉडिफाइड होता है। इसके अंदर होते हैं तीन टाइप्स: क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। जब ऑडिटर के जजमेंट में परवेजिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे चेक करेगा कि कब उसे क्वालिफाइड और एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो परवेजिव है कि नहीं है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन परवेजिव का मतलब क्या है? तो पहले परवेजिव देख लो। परवेजिव का मतलब है द टर्म परवेजिव यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये परवेजिव क्या डिफाइन करता है? इफेक्ट कितना हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, वेदर द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर परवेजिव है या नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है? ऑडिटर की जजमेंट पे। वाइल डिसाइडिंग द इफेक्ट इज परवेजिव और नॉट, जब डिसाइड करेगा ऑडिटर की परवेजिव है कि नहीं, उसको कुछ चीजें माइंड में रखनी होंगी। क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इफेक्ट इज परवेजिव व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर
कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पे इम्पैक्ट को हम परवेसिव तब मानेंगे अगर वो काफी एलिमेंट्स पे इम्पैक्ट कर रहा है, एक एलिमेंट पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम परवेसिव मान लेंगे। अगर वो दूसरा पॉइंट है, इवन इफ इट इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट द इफेक्ट कैन बी कंसिडर्ड परवेसिव अगर वो इट रिप्रेजेंट्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही कन्फाइंड है तो इम्पैक्ट तब भी परवेसिव कब होगा अगर वो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कवर करता है। थर्ड पॉइंट है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स द इफेक्ट मे बी कंसिडर्ड परवेसिव इफ इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो फंडामेंटल यूजर्स को भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तो हम उसको परवेसिव मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऊपर आ जाते हैं अपने ओपिनियन वाले पार्ट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है। ऑडिटर ने देखा, चेक करा अकाउंट्स वगैरह को और देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मटीरियली मिसस्टेटेड है और उसके जजमेंट में इम्पैक्ट जो है उसका मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो ऑडिटर क्या दे देगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, ठीक है। फिर दूसरा केस समझते हैं जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? मटीरियली मिसस्टेटेड है और इम्पैक्ट जो है मटीरियल है और परवेजिव भी है, तो वहां पे ऑडिटर कहेगा कि ये एडवर्स ओपिनियन दे देगा अपना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट एडवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर, देखो हम सबको पता है कि अपना ऑडिट ओपिनियन प्रिपेयर करने के लिए एक बेस बनाता है। जो बेस क्या होता है? हमारा ऑडिट एविडेंस बेस होता है। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है एज पर एस 500, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ऑडिटर इनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और इम्पैक्ट मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्या कहेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। लेकिन जहां पे ऑडिटर को लगता है कि वहां सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी नहीं है और इम्पैक्ट जो है मटीरियल भी है, परवेसिव भी है, तो वहां पे वो यूजर एड्रेस करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस किसको करते हैं? शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हैं और उनको क्या कहेगा कि अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अपना डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर ऊपर से ये समझ लिया कि ओपिनियन क्या होता है, परवेजिव क्या होता है। रिस्क में ऑडिट रिस्क के अंदर जब आता है कि इन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन when the financial statements are materially misstated, that generally means, अगर मैं सिंपल भाषा में बोल दूं उसको, कि ऑडिटर अपना क्या दे देता है? क्लीन ओपिनियन दे देता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड थे। या तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना था डिपेंडिंग अपॉन द परवेजिवनेस, उस बेसिस पे उस ऑडिटर को जजमेंट को ध्यान रखते हुए क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन देना था। बट वहां पे आप डेफिनेशन में कभी भी इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन की वर्ड की जगह क्लीन ओपिनियन नहीं लिखोगे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऊपर जो बाकी के की टर्म्स रह गए हैं उसमें एक तो मटेरियल में स्टेटमेंट है जो कि मैंने वैसे चैप्टर 2 में कवर कर हो चुका है हमारा, और एक आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, वो भी कवर हो जाएगा आगे, उसके टेंशन मत लेना। अभी जो जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब लिखा हुआ है इसके आगे, टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। अब ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना है, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करने क्या? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ऑडिट रिस्क जो है इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। बेसिक आइडिया हम सबके पास है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फिर पढ़ेंगे।
The risk of material misstatement is a risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. जब ऑडिटर ऑडिट करने गया उससे पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मटीरियली मिसस्टेटेड हैं। तो इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने चार्ज कर दिया एक आइटम को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज करना था। तो ये क्या हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हो गए वो पहले ही क्या हो गए, मटीरियली मिसस्टेटेड हो गए प्रायर टू द ऑडिट। दूसरा एग्जांपल है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट करी है उसका इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन करा है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है जानबूझ के इंटेंशनल बुकिंग करी है किसकी, फेक एक्सपेंसेस की इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओवरस्टेट कर रखे हैं क्या, रिसीवेबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय नॉट राइटिंग ऑफ द इरिकवरेबल डेट्स। मतलब कि डेटर्स जो हैं ओवरस्टेट करके दिखा रखे हैं, जो हमारे बैड डेट्स हैं उनको राइट ऑफ करके नहीं दिखा रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे कि ये लगे कि हमें देखो कितना पैसा डेटर से लेना है। बड़ा चढ़ा के दिखा रखे हैं, ओवरस्टेट कर रखे हैं रिसीवेबल्स को, डेटर्स को मतलब। अब हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जो होता है दो लेवल पे होता है। मतलब कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है प्रायर टू द ऑडिट। अब जो मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकती है और एक एजर्शन लेवल पे। एजर्शंस का अगर मतलब नहीं पता कोई बात नहीं, हम इसे चैप्टर नंबर आगे चैप्टर उसमें समझ जाएंगे। लेकिन आप ये समझ लो पर्टिकुलरली कि एजर्शंस का मतलब ये होता है जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है किससे, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट इज P&L आइटम से रिलेटेड, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड दैट इज बैलेंस शीट आइटम से, और डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो कि हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो लेवल्स ऑफ रिस्क ऑफ लेवल ऑफ रोमम किस पे हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट एट टू लेवल्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल पे। Risk of material misstatement at the overall financial statement level relate with pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions। और क्या होता है इसका परवेसिव इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर रोमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो काफी सारी आइटम्स को इम्पैक्ट करेगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। और सेकंड है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एट एजर्शन लेवल पे है तो वो कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज P&L आइटम्स, अकाउंट बैलेंस दैट इज बैलेंस शीट आइटम्स पे और डिस्क्लोजर्स पे। ठीक है। लेकिन आपको कभी भी एजर्शंस के साथ जो वर्ड इस्तेमाल करना है दैट इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, यही इस्तेमाल करना है आपको। P&L, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इस तरीके से इस्तेमाल वर्ड नहीं करने, ये हमारे समझने के लिए थे। ठीक है। अब ऑडिटर क्या करेगा, जब एजर्शन लेवल पे उसे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिलेगी तो उसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। ठीक है। जिससे कि ऑडिटर ऑब्टेन कर पाए क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे हमारे लेवल्स ऑफ रोमम भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रोमम क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ रोमम में है पहला, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियली में स्टेटेड है प्रायर टू ऑडिट, दैट मीन्स कि ये एंटिटी लेवल पे रिस्क है। अब एंटिटी लेवल पे दो तरीके के रिस्क हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ठीक है। बोथ इनहेरेंट रिस्क
एंड कंट्रोल रिस्क क्या है, एंटिटी रिस्क है, और एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसिडरिंग एनी रिलेटेड कंट्रोल। दैट इज, ससेप्टिबिलिटी का मतलब हो गया लाइक्लीहुड ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज कि जो कि इम्पैक्ट करेगा किस पे, अकाउंट बैलेंस पे, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे और डिस्क्लोजर पे, जब हमने अभी तक कंट्रोल्स को चेक नहीं करा है। अभी हमने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक नहीं करा है और हमें पता चल रहा है कि अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ पे हायर है? इट इज हायर फॉर सम असर्शंस, दैट इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पे इनहेरेंट रिस्क हो सकता है। Inherent risks are considered while designing test of controls and substantive procedures। ये लाइन अगर अभी समझ में नहीं आ रही, हम आगे समझ जाएंगे इस लाइन को। फोर्थ में लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है इनहेरेंट रिस्क। फॉर एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से भी क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क राइज हो जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, कौन, मैनेजमेंट, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका इनहेरेंट रिस्क जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ऑडिट मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर देता है। देयरफॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इशू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरीज इनहेरेंट रिस्क ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड। दूसरा, देयर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस रिस्क इन एन इंडस्ट्री, देयरफॉर assertion in the financial statement of an entity operating in such an industry carry an inherent risk of being misstated। बिजनेस फेलियर आप क्या कह सकते हो, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हो गया आपका ये पॉइंट। तो हमने दो एग्जांपल पढ़ ली कि जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिसअंडरस्टैंड कर चुका है और उसका एप्लीकेशन गलत तरीके से करा है, तो वहां पे आपको इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल रिस्क पे। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट could occur in an assertion will not be prevented, detected and corrected by the entity's internal control। कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है assertion में, जो कि प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ना ही डिटेक्ट कर पाएगा, ना ही करेक्ट कर पाएगा जो एंटिटी ने अपना इंटरनल कंट्रोल बना रखा है। रीजन क्या है, कंट्रोल रिस्क कब अराइज होता है, व्हेन इंटरनल कंट्रोल इज इनएफिशिएंट और इंटरनल कंट्रोल इज मिसिंग और फ्लॉ इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल। जब इंटरनल कंट्रोल क्या है, इनएफिशिएंट है, या इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है, या फ्लॉ इन डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल है। देयरफॉर देयर इज एन एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब आप ये चीज देखो कि अगर कंट्रोल रिस्क में आपने ये चीज समझ ली कि जो इंटरनल मैनेजमेंट का जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं वो ना तो प्रिवेंट कर पा रहे, ना ही डिटेक्ट कर पा रहे, ना ही करेक्ट कर पा रहे किसको, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो अगर मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो, इफेक्टिव हो, तो क्या हमारा कंट्रोल रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? आपका आंसर आएगा कंट्रोल रिस्क कम होगा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक है, इनएफिशिएंट है, तो आपको हमारा कंट्रोल रिस्क मैनेज एंटिटी लेवल पे कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है आगे, देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोल रिस्क एंड द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल हाई होगी, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था कि एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल हाई है, तो हमारा कंट्रोल रिस्क क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंट्रोल रिस्क इज लो। अगर एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, लो है, तो हमारा कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं।
पहला एग्जांपल है, अ कंपनी हैज डिवाइज अ कंट्रोल रिलेटेड विद द कैश, कि वो लॉकर में रहेंगे, कैश जो है लॉकर सेफ में रहेगा, और उसका एक्सेस कौन कर सकता है, जो कि पर्सन ऑथराइज है कैश को निकालने के लिए लॉकर से। तो इस चीज में कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ने बना रखा है, ठीक है। लेकिन क्या है, देयर इज अ रिस्क, ये इधर एक रिस्क है, क्या, कंट्रोल इज नॉट बीइंग फॉलोड। वहां से कोई भी पैसे निकाल रहा है, कोई भी जो ऑथराइज पर्सन के अलावा भी बंदे पैसे निकाल रहे हैं लॉकर से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल रिस्क अराइज हो जाएगा। दूसरा है एग्जांपल, कि एन एंटिटी है डिवाइस अ कंट्रोल दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स प्लेस करवाएं, कहाँ पे, जहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री एरिया में, दैट इज वर्किंग कंडीशन। एक सेकेंड, एन एंटिटी ने क्या कराए हैं, कंट्रोल डिवाइस करवाए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टर्स इन प्लेस आर इन वर्किंग कंडीशन। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है, जिससे कि रिड्यूस हो जाए क्या, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ इन्वेंट्रीज। अगर कभी भी बाय चांस फैक्ट्री में बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट या कुछ भी आग लग जाती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टर्स लगवाए हैं, जिससे कि हमारी इन्वेंट्रीज को नुकसान ना हो। देयर इज अ रिस्क, वहां पे एक रिस्क हो सकता है किससे रिलेटेड, कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं एक्सपायर हो गए हों और कभी यूज हुए तो उन्हें दोबारा रिफिल नहीं करवाया, या फिर पॉसिबिलिटी है कि स्मोक डिटेक्टर्स आर नॉट वर्किंग। अब जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्मोक डिटेक्टर्स की मेंटेनेंस नहीं करवा रहा अगर एंटिटी, तो इस वजह से स्मोक डिटेक्टर्स खराब हो गए हैं, कुछ भी हो गया हो। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ ली, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दोनों की डेफिनेशन याद करना जरूरी है, प्लस ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंटिटी लेवल रिस्क हैं। अब तीसरा होता है हमारा रिस्क डिटेक्शन रिस्क, ये ऑडिटर लेवल पे होता है, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क, risk that the procedure performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptable level will not detect a material misstatement। जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जिससे कि वो चाहता है कि ऑडिट रिस्क कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, बट सच ऑडिट प्रोसीजर्स विल नॉट डिटेक्ट द, वो ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब ये किस वजह से होता है, डिटेक्शन रिस्क कंप्राइज किस वजह से हो सकता है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, कि रिस्क दैट द ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसको थोड़ा समझते हैं सैम्पलिंग रिस्क को। अगर सपोज करो एक कंपनी के अंदर 1000 वाउचर्स थे और ऑडिटर ने वहां पर 100 वाउचर्स को चेक करा और उस पे कंक्लूजन फ्रेम करा, ठीक है। तो सैम्पलिंग रिस्क ये है कि जो कंक्लूजन 100 वाउचर्स को चेक करके आ रहा है, वो कंक्लूजन अगर डिफरेंट होता, अगर वो 100% ऑफ चेकिंग करता, मतलब कि अगर वो 1000 वाउचर्स को चेक करता, तो ये हमारा क्या हो गया, सैम्पलिंग रिस्क। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे सैम्पलिंग रिस्क को, रिस्क दैट द ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल, दैट इज 100 वाउचर पे जो कंक्लूजन निकला वो बेस्ड होता है सैंपल पे, वो डिफरेंट होता अगर कंक्लूजन बनाया जाता एंटायर पॉपुलेशन को सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर, अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाते एंटायर पॉपुलेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्या, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेज एन एरोनियस कंक्लूजन, एरोनियस का मतलब होता है इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गया ऑडिटर, फॉर एनी रीजन रिलेटेड टू द, नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब इट इज नॉट रिलेटेड विद सैम्पलिंग, और ऑडिटर रीच कर जाता है किसमें, एक इनकरेक्ट कंक्लूजन में। आपको वर्ड लिखना होगा एग्जाम में एरोनियस कंक्लूजन पे। एरोनियस का मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन पे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक
जैसे कि ऑडिटर कोई मिसअंडरस्टैंड कर जाता है एनी रिलेटेड कंट्रोल्स, तो उस पे क्या हो जाएगा, ऑडिटर एक इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गया और जो कि सैम्पलिंग से भी रिलेटेड नहीं था। तो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कोई ऑडिटर और एंटिटी का कंट्रोल, तो वहां पे इनकरेक्ट कंक्लूजन अराइज हो जाएगा और वो पार्ट बन जाएगा किसका, आपका डिटेक्शन रिस्क का। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। द ऑडिटर कैन ओनली इन्फ्लुएंस द डिटेक्शन रिस्क। हम सभी बच्चों को पता है कि ऑडिटर लेवल पे कौन सा रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आपके एंटिटी लेवल पे होते हैं। तो ऑडिटर किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन रिस्क को। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑडिटर कैन इन्फ्लुएंस ओनली डिटेक्शन रिस्क, inherent risk and control risk belongs to the entity and influenced by the entity. Therefore, auditor must reduce the detection risk in order to keep the audit risk at low level. ऑडिटर को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है किसको, डिटेक्शन रिस्क को, जिससे कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कम करा जा सके। और डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, ऑडिटर को इंक्रीज करना होगा एरिया ऑफ चेकिंग, टेस्ट कर रहे लार्जर सैंपल्स एंड इंक्लूड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्संस इन द एंगेजमेंट टीम। तो तीन चीजें करनी होंगी, क्या क्या, इंक्रीज कर दे एरिया ऑफ चेकिंग, टेस्ट करे लार्जर सैंपल्स, और इंक्लूड कर ले किसको, कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन को अपने टीम के अंदर। अब असेसमेंट कैसे होगा रिस्क का, ये मैटर है कौन सा, प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। इसको हम किसी मेजरमेंट में नहीं बता सकते, ये प्रोफेशनल जजमेंट का तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इसको। असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट rather than a matter capable of precise measurement। आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप उसे प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू एसेस कर सकते हो, ठीक है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को करते हैं तो किस तरीके से, ऑडिटर क्या कर सकता है, सेपरेट और कंबाइंड असेसमेंट कर सकता है किसका, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का, डिपेंडिंग अपॉन उसने कैसे टेक्निक्स बनाई है, मैथडोलॉजीज यूज करी हैं वाइल कंसिडरेशन। फिर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एक्सप्रेस हो सकता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, फॉर एन एग्जांपल ऑफ परसेंटेज टर्म्स में, और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर सकता है, दैट इज हाई, मीडियम और लो। फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो हमारा जो ऑडिट रिस्क का क्या हो गया, ऑडिट रिस्क हमने बोला आपका क्या हो गया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। Since the risk of material misstatement is a function of inherent risk and control risk, तो हम इसे ऑडिट रिस्क को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल मल्टीप्लाई डिटेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनहेरेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क कौन कौन से हो गए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा और कंट्रोल रिस्क आ जाएगा, और तीसरा कौन सा होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये देखना है। अब आप देखो, अगर यहाँ पे समझते हैं, एक मिनट, अगर आपका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, डिटेक्शन रिस्क को कम रखना होगा। और इसको कम करने के लिए ऑडिटर को क्या करनी होगी, तीन चीजें, फटाफट से बोल दो, इंक्रीज एरिया ऑफ चेकिंग, टेस्ट लार्जर सैंपल्स, और एक्सपीरियंस बंदों को अपनी टीम में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। There is an inverse relationship between the detection risk and the combined level of inherent risk and control risk. Greater the risk of material misstatement, जो कि मतलब इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क की लिखा हुआ है, ऑडिटर का बिलीव करते हैं कि ज्यादा है, तो लेस रखना होगा किसको, डिटेक्शन रिस्क को। दैट कैन बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस रिक्वायर करने पड़ेंगे ऑडिटर को, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया।
समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कौन से ऐसे रिस्क हैं जहां पे ऑडिट जहां पे रिक्वायरमेंट है किसकी, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की। यहाँ पे लिखा हुआ है एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन ऑडिटर जजमेंट आर सिग्निफिकेंट रिस्क। जो ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा उसमें देखेगा अपने प्रोफेशनल जजमेंट लेवल पे, ऑडिटर जजमेंट लेवल पे क्या कोई रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। इन एक्सरसाइज जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। जब ऑडिटर अपना जजमेंट एक्सरसाइज करेगा तो ये ध्यान में रखेगा कि कौन से रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क की कैटेगरी में डालना चाहिए। अगर वो फ्रॉड से रिलेटेड है तो आपका वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर वो किसी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है तो वहां पे भी पूरे चांसेस हैं कि वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। वेदर द रिस्क रिलेटेड विद द रिलेटेड पार्टीज है तो रिलेटेड पार्टीज में तो होता ही होता है कि आपका सिग्निफिकेंट रिस्क होगा ही। और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी दैट इज अगर ऑडिटर के मतलब एंटिटी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो वहां पे कुछ एस्टिमेट्स का यूज करती है और जजमेंट्स यूज करती है, तब आपके अजम्पशन यूज करती है, तब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है क्रिएट हो पाती है। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी क्या है, जो कि मेजरमेंट में यूज करी गई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जस्ट लाइक फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस हो गया आपका, इस तरीके से आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। और सिक्स्थ है आपका द रिस्क रिलेटेड विद अनयूजुअल ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये डायरेक्टली आ सकता है आपका, कौन से ऐसे फैक्टर्स कौन से ऐसे रिस्क है जहां पे एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, रिस्क रिलेटेड विथ फ्रॉड, और जहां पे दूसरा कौन सा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और क्या था, अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है अभी के अभी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, इट इज रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है और जजमेंटल मैटर से रिलेटेड है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस कौन से हो गए, दैट आर अनयूजुअल ड्यू टू नेचर एंड साइज ऑफ द ठीक है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस कौन से हो गए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हो गए ड्यू टू नेचर एंड साइज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ जजमेंटल मैटर्स कौन से हो गए, दैट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड फॉर विच देर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड हो गए जहां पे सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी लग रही है। अब सिग्निफिकेंट रिस्क को क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क आर इनहेरेंट रिस्क विथ बोथ हायर लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। तो सिग्निफिकेंट रिस्क आपका इनहेरेंट रिस्क है विथ इंक्लूड बोथ हायर लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, जिसके चांसेस हैं सबसे ज्यादा होने के, और हायर मैग्नीट्यूड है किसका, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट करने का, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब इसके एग्जांपल कौन से हो गए, दैट इज रिस्क रिलेटेड विद फ्रॉड, और आपका रिलेटेड पार्टी, जो रिलेटेड पार्टी से आपने ट्रांजेक्शन करी है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एग्जांपल्स पढ़ लो, फॉलोइंग आर द टाइप्स, फॉलोइंग आर द ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क रहेंगे, कौन कौन से, दैट इज रिलेटेड विद द फ्रॉड है अगर, और रिलेटेड पार्टी से आपने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करी है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करी है। तो क्या आपको जो दो टॉपिक ऊपर के जो थे, सिग्निफिकेंट रिस्क और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, समझ में आ गया? तो मुझे चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ही टॉपिक है, किससे रिलेटेड, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स कहाँ पर हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा किसका, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। तो पहला है ग्रेटर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है किससे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। इंटरवीन कर रहा है कौन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आपको ये याद करके चलने हैं। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन है किसका, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में। तीसरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। और चौथा है द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क। कुछ नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन ऐसे हैं विच जो कि डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी के लिए टू इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क, जिससे उन्हें दिक्कत आ रही है किसको, इफेक्टिव कंट्रोल को रिस्क के ऊपर अप्लाई करने में। तो यहाँ पे 4 नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादा होंगे कि इन केस ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। कौन कौन से, जहाँ पे मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से। मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है किससे, किस में, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, और जहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल ओवर द रिस्क। अब नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ही है। ग्रेटर ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स दैट रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ, जो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड होते हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सब्जेक्ट टू डिफरिंग द इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है, स्पेसिफिकली जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना होता है हमें कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं उस केस के अंदर, तो वहाँ पे आपको डिटरमाइन करना होता है कि आप कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो उसके एस्टिमेट्स में वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट मैटर होता है, और वहाँ पे आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं, रिक्वायर्ड जजमेंट में बी ए सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर assumption about the effect of future event, for example judgment about the fair value। रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव, और देखो जो जजमेंट होता है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जिसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कि रिलेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है किसको, फ्यूचर इवेंट्स में। कि हमें अगर फेयर वैल्यू किसी आइटम की जज करनी है तो वहां पे आपको क्या हो सकता है, ये एक पार्ट ऑफ केस का बन जाएगा जजमेंटल मैटर का, और वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। देखो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमने पहले ही पढ़ा था, बट यहाँ पे भी पढ़ेंगे जिससे कि हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी क्लैरिटी रहे। The audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the internal controls, to identify and assess the risk of material misstatement due to fraud and error at the financial statement level and at assertion level। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है जिससे कि उसे अंडरस्टैंडिंग मिले किसकी, एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल्स की, और उससे क्या आइडेंटिफाई और एसेस कर पाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और एसेस कर पाएगा, जो कि रिलेटेड किससे हो सकते हैं, वेदर फ्रॉड और एरर से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हो सकते हैं और एजर्शन लेवल पे भी हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको ये डेफिनेशन अब याद कराने की जरूरत है, आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है और दिमाग में सेट हो गई होगी। आप मुझे बस एक चीज बताओ, क्या जब हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है ऑडिटर, क्या वो एक आपका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बन जाएगा? आंसर इज कंप्लीटली नो। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन बेस। जिसपे हम ऑडिट ओपिनियन बेस करें तभी ऑडिटर क्या करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है। ठीक है,
हमने लास्ट क्लास में भी इसका आइडिया लिया था, बेसिक आइडिया, विच इज इंक्लूड टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर करता है। वहां से उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, उसी के बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन या कंक्लूजन बेस रखता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा टॉपिक हो गया। व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये पढ़ लेते हैं। The risk assessment procedure shall include the following: inquiries of management and others within the entity। इसमें क्या करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, ऑडिटर क्या करता है, इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट से और दूसरे बंदों से इंक्वायरी करता है एंटिटी के अंदर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता है, क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता है और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करता है। तो ये चीज़ हम सबको समझ में आ रही है, क्या तीन चीज़ें करता है, एक बार रिपीट कर दो। इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट से, एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्व करता है और इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं फर्स्ट में, डिटेल इसकी ले लेते हैं। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, दैट इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट एंड जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, एंड फ्रॉम द एम्प्लॉयज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, कैसे ऑडिटर ऑब्टेन करता है, फर्स्ट पॉइंट में इंक्वायरी से ऑब्टेन करता है, पूछताछ करता है मैनेजमेंट से, और जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बनाने के लिए उन बंदों से पूछताछ करता है और एम्प्लॉय से पूछताछ करता है, जिससे कि उसे आइडेंटिफाई कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो ऐसे कौन कौन से बंदे हैं, देखो एंटिटी में कहाँ कहाँ से वो पूछताछ कर सकता है। एक तो वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वालों से कर सकता है। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उससे पूछताछ कर सकता है, और लीगल काउंसिल से कर सकता है। ठीक है, और किससे कर सकता है, एम्प्लॉयज से कर सकता है। ठीक है, और किससे कर सकता है, मार्केटिंग वाले बंदों से कर सकता है। ठीक है, मार्केटिंग वाले बंदों से कर सकता है, और आईटी वालों बंदों से कर सकता है, और जो रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं उन बंदों से पूछताछ कर सकता है। अब आपको ये चीज, बस ये कितने पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, 6 पॉइंट्स हैं। आपको बस उसमें ये याद रखना है किस किस से कर सकता है, इंटरनल डिपार्टमेंट, लीगल काउंसिल, एम्प्लॉयज, मार्केटिंग, आईटी और रिस्क मैनेजमेंट वाले बंदों से। अंदर का कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली देखना याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन inquire from internal audit personnel about the internal audit procedures performed to design and effectiveness of internal control and management responded to findings। तो इंक्वायरी लेंगे किससे, इंटरनल ऑडिट पर्सोनल से लेंगे कि आपने जो इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं टू डिजाइन और इफेक्टिवनेस फॉर द इंटरनल कंट्रोल्स, और मैनेजमेंट का उस पर क्या फाइंडिंग्स पे रिस्पॉन्ड आया है। ठीक है, तो ये इंक्वायर कर लेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे एम्प्लॉय से कि वो किस तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, एम्प्लॉय से क्या पूछताछ करनी है हमें, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो कैसे उसे इनिशिएट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज का, क्योंकि भाई यही बंदे काम करेंगे तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तीसरा है इंक्वायर करेंगे किससे, लीगल काउंसिल बंदों से, कि अगर कोई एंटिटी का लिटिगेशन में मैटर चल रहा है, कंप्लायंस कैसे कर रही है विथ लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड से रिलेटेड, पोस्ट सेल कोई ऑब्लिगेशन है या फिर कुछ अरेंजमेंट चल रही है। ठीक है, अरेंजमेंट में आपका मर्जर एक्विजिशन ये सब आ जाएगा। फिर इंक्वायर करेंगे मार्केटिंग वाले बंदे से, मार्केटिंग और सेल पर्सोनल से, अबाउट द चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, किस बारे में पूछेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछेंगे। सेल पर्सोनल से किसके बारे में पूछेंगे, सेल्स ट्रेंड्स के बारे में पूछेंगे, और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कैसे चल रहा है कस्टमर्स के साथ। इंक्वायर कर लेंगे किसको, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से पूछ लेंगे क्या, जो कि इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क के बारे में बताएगा, जो कि इफेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ठीक है,
रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन वालों से इंक्वायर क्या करेंगे, ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क के बारे में पूछ लेंगे जो कि इम्पैक्ट कर रहा होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। इंक्वायर कर लेंगे किसको, इंक्वायरी लेंगे किससे, आईटी वाले बंदे से, अबाउट द सिस्टम चेंजेस, सिस्टम कंट्रोल फेलियर्स और आईटी रिलेटेड रिस्क को अगर कोई है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब कुछ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर कि हाँ मुझे याद हो रहा है, बार बार रिपीट करते रहो। ये चीजें याद रखनी होंगी। अगर एग्जाम्पल में आपको ये 6 वर्ड याद रह गए, इंटरनल डिपार्टमेंट, लीगल काउंसिल, एम्प्लॉय, आप पता है खुद बना लोगे अंदर का मैटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वीडियो बस बिना स्किप करे देखा करो, तभी आपको ज्यादा आउटपुट। देखो टाइम उतना ही लगना होता है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाएंगे, सपोज आपने बचा भी लिए, लेकिन आपको सारी चीजें रिटेन रह गई, वो बेनिफिट है आपके लिए। इस चीज को आप देखो। अब आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या गिवन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट्स दे देना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, चलो। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स may identify aspects of the entity of which the auditor was unaware and assist in assessing ROMM in designing response to the assessed risk। ठीक है, अब एनालिटिकल प्रोसीजर करने से ऑडिटर को उन चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में ऑडिटर को अभी तक पता ही नहीं था, अनअवेयर था, और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, और उस इन चीजों के पता चलने के बाद ही ऑडिटर अपना रिस्पॉन्स बना पाता है। ठीक है, कि उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, आइडेंटिफाई करते हैं उन एस्पेक्ट्स को जिसके बारे में ऑडिटर क्या था, अनअवेयर था, और पता चलता है किसके बारे में, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को असेस करता है, और तभी ही वो अपना रिस्पॉन्स बना पाता है, डिजाइन कर पाता है रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। सेकेंड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आपका आ गया कि हाउ द एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज एन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो आपको सेकेंड पॉइंट लिखना ही है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको सारे ही पॉइंट याद करने, सेकेंड थर्ड और फोर्थ बहुत मेजर पॉइंट्स हैं तो लिख के ही आना है, लेकिन अगर आप पांचों लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पहली बात तो एग्जामिनर के ऊपर, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बात की गारंटी है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हेल्प इन आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ। एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने से हमें किसके बारे में पता है, किस एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चलता है, अनयूजुअल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, अमाउंट्स के बारे में पता चलता है, रेशियोज और ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, जो कि इंडिकेट करते हैं मैटर फॉर द ऑडिट इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो किस किस के बारे में पता चलता है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, अनयूजुअल इवेंट्स, अमाउंट, रेशियोज और ट्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड the auditor in identifying a risk of material misstatement especially related to fraud। एनालिटिकल प्रोसीजर करने से अनयूजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है, जिससे कि ऑडिटर को स्पेसिफिकली फोकस किससे होता है, फ्रॉड से रिलेटेड होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूजेस हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा यूज करता है, जिससे कि इंडिकेट कर पाते हैं हम, ब्रॉड इंडिकेशन पता चलता है किसके बारे में, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का। ठीक है, फिर है फिफ्थ पॉइंट, इन सच केसेस कंसिडरिंग अदर गैदर्ड इंफॉर्मेशन अलोंगसाइड विद एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिजल्ट्स कैन हेल्प टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग एंड द फाइंडिंग्स। तो इन सच केसेस, इन सभी केसेस में देखते हुए कंसिडर करता है अदर इंफॉर्मेशन को, जिससे कि विथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ अदर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंसीडर करता है ऑडिटर, और उसके रिजल्ट्स कैन हेल्प द
ऑडिटर टू इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड द फाइंडिंग्स, ऑडिटर को हेल्प करता है जिससे वो इवेल्युएट और अंडरस्टैंड कर पाएगा जो उसको फाइंडिंग्स हुई हैं। तो आपके ये 5 पॉइंट है, एक बार मैं लास्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है आइडेंटिफाई करता है उन एस्पेक्ट्स को जो कि अभी तक अनअवेयर था और असिस्ट इन असेसिंग रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इज, ठीक है। तभी अपना ऑडिटर अपना ऑडिट वो रिस्क के ऊपर अपना रिस्पॉन्स डिजाइन कर पाएगा। सेकंड पॉइंट था एनालिटिकल प्रोसीजर करने से एग्जिस्टेंस पता चलती है किसके बारे में, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के बारे में, अनयूजुअल इवेंट्स के बारे में, अमाउंट्स, रेशियोज और ट्रेंड्स के बारे में। थर्ड पॉइंट था अनयूजुअल रिलेशनशिप्स और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स के बारे में फाइंडिंग होती है जिससे कि ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चलता है। एनालिटिकल प्रोसीजर जो यूज करते हैं हाई लेवल एग्रीगेटेड यूज करता है डेटा जिससे कि ब्रॉड इंडिकेशन पता चलती है किसकी, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। फिफ्थ पॉइंट है इन सभी चीजों को केसेस को ध्यान में रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन मिली अलोंग साइड विद एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटर को हेल्प करता है इवेल्युएट और अंडरस्टैंड करने में जो कि उसने फाइंडिंग्स करी है। तो आपको ये 5 पॉइंट इस तरीके से याद हो जाएंगे। फिर आ जाओ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन के अंदर। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड द एनवायरमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी इंस्पेक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, इंक्वायरी हम मैनेजमेंट से लेते हैं तो उसको सपोर्ट करता है। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, जो हमने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी होती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, एंटिटी के बारे में और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद हो जाएंगे। 4 एग्जाम्पल्स हैं, निराश मत करना, मुझे याद करके जाना, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख कर आओ। क्या है पहला, एंटिटी ऑपरेशंस के बारे में पता चलता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है, रिपोर्ट्स और एंटिटीज प्रेमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज। एक बार रिपीट कर दो, एंटिटीज के ऑपरेशंस, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और premises and plant facilities। अब रिपोर्ट्स में क्या है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट सच एज क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिपोर्ट कौन सी हो सकती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द डायरेक्टर्स मीटिंग। मिनट्स ऑफ मिनट्स क्या है बोर्ड के, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर 3 होते हैं, इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर्स। बी में पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और थर्ड हो गया ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो कि इंफॉर्मेशन मिलती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, यूज एज ऑडिट एविडेंस। देखो ये जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं तो ये हमें सपोर्ट करता है किसमें, जिससे कि आप असेस कर पाओगे इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको असेस करता है, सपोर्ट करता है किसमें, असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की तरह जिस पे आप अपना ऑडिटर कंक्लूजन बेच सक पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने होंगे, ठीक है। Information obtained by performing risk assessment procedure and related activities may be used by the auditor to support the assessment of risk of material misstatement को, लेकिन do not provide sufficient appropriate audit evidence जिस पे ऑडिटर अपना बेस कर पाएगा ओपिनियन, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट करने होंगे, डॉक्यूमेंट द रिस्क को। तो डॉक्यूमेंट द रिस्क में क्या क्या आ जाएगा, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशंस अमंग द एंगेजमेंट टीम, जो डिस्कशंस हुई एंगेजमेंट टीम के साथ, की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन रिगार्डिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो कि एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई ऑडिटर को अबाउट द एंटिटी एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड।
कौन से सोर्सेज ऐसे थे जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन्ड एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। इन सबको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट कर लेगा। एक बार फिर से बोल दो, डिस्कशन जो टीम मेंबर्स के साथ करेगा अपने, और जहाँ से ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिली होगी दैट इज अबाउट द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल्स एंड एनवायरनमेंट, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से मिली, और जो ऑडिटर ने रैप प्रोसीजर्स करे मतलब कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे उसको डॉक्यूमेंट करेगा। थर्ड है आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और रिजर्वेशन लेवल पे। कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिले उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और रिजर्वेशन लेवल पे उनको डॉक्यूमेंट करेगा। और द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड द रिलेटेड कंट्रोल अबाउट विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग। जो ऑडिटर को रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे और रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में पता चल रहा था, अबाउट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एन, जब उसने अंडरस्टैंडिंग ली थी एंटिटी के बारे में। तो ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, कौन से, डिस्कशन और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रैप परफॉर्म्ड और आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइजेशन लेवल और रिस्क आइडेंटिफाइड। इन सबको डॉक्यूमेंट कर लेगा। फिर आ जाओ ऐसे 315 पे। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। ऐसे 315 का थोड़ा सा नाम याद करने की कोशिश करो। एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 2 बार और बोलेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, यहाँ पे वेट करो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम थ्रू, किसके थ्रू पता चलेगा, अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को। ठीक है, बस यहीं तक लिखना है, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल नहीं लिखना, यहीं तक ही लिखना है। क्या चीज, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम कैसे पता चलेगा, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार बाद में भी रिपीट करना, आपको याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 315 का, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एट एजर्शन लेवल, दैट इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग, जिससे कि ऑडिटर क्या कर पाए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन और परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ऐसे 315 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजाइन नहीं, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और रिजर्वेशन लेवल पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और रिजर्वेशन लेवल पे, जिससे कि क्या होगा, ऑडिटर को बेसिस मिल जाएगा किसका, डिजाइन और परफॉर्म कर पाए किसको, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को। समझ में आ रहा है। फिर है द पर्पस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, पर्पस क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल, ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शैल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आईसीए डायरेक्टली इससे पूछ सकता है आपको, इसलिए इसको याद करते हुए चलना साथ साथ। आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग रिलेटेड कंट्रोल लिख सकते हो या इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल भी लिख सकते हो, that related to the risk and by considering the class of transaction, account balance and disclosures in the financial statements। इसमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क को। तो पहला पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया हमारा, आइडेंटिफाई रिस्क। क्या आगे की कहानी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर सी है, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करो अभी। आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो कि रिलेटेड विथ किससे होते हैं, रिस्क से रिलेटेड होते हैं, बाय कंसिडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई रिस्क। दूसरा है असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेल्युएट वेदर दे आर मोर परवेसिवली टू द, assess the identified risk and evaluate whether they are more pervasively to the financial statements as a whole and potentially affect many assertions। तो दूसरे पॉइंट में क्या करना है, एसेस करना है किसको, आइडेंटिफाइड रिस्क को।
तो दूसरे पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं किसको, आइडेंटिफाइड रिस्क को। उसमें क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे वेदर दे आर मोर परवेसिवली, क्या ये मोर परवेसिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और पोटेंशियली इफेक्ट कर रहे हैं मैनी अदर असर्शंस को भी। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी याद हो जाएगा। थर्ड है रिलेटेड विद द आइडेंटिफाइड रिस्क, related to the identified risk to what can go wrong at the assertion level, taking account of relevant controls that the auditor intend to test। रिलेट करेंगे किसको, आइडेंटिफाइड रिस्क को, कि कि क्या गलत हो सकता है assertion लेवल पे, एंड टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड टू टेस्ट, और ऑडिटर को कौन से रिलेटेड कंट्रोल्स टेस्ट करने चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क, पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई रिस्क, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। तीसरा हो जाएगा रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क, कि क्या गलत हो सकता है एट असर्शन लेवल पे और कौन से इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर को टेस्ट करना चाहिए। फोर्थ है कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ, कंसिडर करना कि इसको लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट को, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स and whether the potential misstatement is a magnitude that could result in a material misstatement। कंसिडर करना चाहिए किसको, likelihood of misstatement को, और किसको, possibility किसकी, multiple misstatement की, and किसको, potential misstatement को that could result in a material misstatement। तो ये 4 पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। अब आके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड द एनवायरनमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऐसे 315 में। तो इसमें क्या करना होता है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, किस किस की अंडरस्टैंडिंग लेगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड उसके एनवायरनमेंट के जानने के बारे में कैसे लेगा अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की इंडस्ट्री जो है उसके बारे में पता करेगा, उसके रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पता करेगा, रेगुलेटरी फैक्टर्स के बारे में पता करेगा, एंटिटी का नेचर क्या है उसके बारे में पता करेगा, एंटिटी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट कर रही है और अप्लाई कर रही है उसके बारे में पता करेगा, तभी तो उसे एंटिटी के बारे में पता चलेगा, उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। फोर्थ में वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज और बिजनेस रिस्क जो हैं, जो कि मटेरियल में स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेगा, और रिव्यू करेगा किसको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तभी उसको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता चल पाएगा। तो इसमें ये दे रखा है कि रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द AFRF, ठीक है, इसके बारे में वो करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, नेचर ऑफ द एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि सिलेक्ट और एप्लीकेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज और बिजनेस रिस्क के बारे में, एंड मेजरमेंट और रिव्यू करेगा किसको, एंटिटीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो पहला पॉइंट है रिलेवेंट इंडस्ट्री। रिलेवेंट इंडस्ट्री में क्या करेगा, वो चेक करेगा किसको, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप को देखेगा और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को देखेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये जो की 5 पॉइंट्स है ना ये वाले, तो ये तो आपको ना पता होना चाहिए। अब इसके अंदर का मैटर भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसको ओवरऑल बेसिस पे याद करने की कोशिश करना, लेकिन जो ये मेजर हेडिंग्स हैं ये तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इंडस्ट्री के बारे में जब हम पता करने जाएंगे तो कौन कौन से हो गए, कंट्रोल एनवायरनमेंट, सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है। आज जब वो रेगुलेटरी फैक्टर्स को देखेगा तो उसमें क्या देखेगा कि लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है एंटिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में चेक करेगा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या चेक करेगा,
जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग और इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको याद हो ही जाएगा। ये ऐसे टर्म्स नहीं है कि जो कि याद कराए जाएंगे, मतलब आप पढ़ोगे एक बार समझोगे कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या हो गया, कंट्रोल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, सप्लाई कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हैं। और रेगुलेटरी फैक्टर्स में कौन कौन से देखेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सी है। रेगुलेटरी फैक्टर्स में एक चीज़ और देखेंगे, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग कैसी अवेलेबिलिटी है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, और जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ द एंटिटी के बारे में कैसे पता करेंगे। द नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूड्स उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट द एंटिटी मेक एंड प्लान्स टू मेक, एंड द वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ द एंटिटी में पता करने के लिए एंटिटी के ऑपरेशंस देख लेंगे, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे, और इन्वेस्टमेंट देख लेंगे जो कि एंटिटी प्लान कर रही है करने का, और उसका एंटिटी स्ट्रक्चर और एंटिटी का स्ट्रक्चर देख लेंगे, और उसका किस तरीके से वो फाइनेंस है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ऑपरेशंस, ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा करो, एक निमोनिक बना लो नेचर ऑफ द एंटिटी को, ओ ओ आई एस, OOIS, that is operations, ownership, structures and governance, I for investments और structure and finance। second point है understand the nature of the entity enables the auditor to understand whether there has a complex structure तो नहीं है, whether it has subsidiaries, अगर subsidiaries हैं तो वो complex structure हो जाएगा। complex structures often introduce issues, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, विच गिव राइज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचर का ही पार्ट हो जाएगा कि एंटिटीज के जो हैं क्या सब्सिडरीज वगैरह भी हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल देंगे जिसे हम। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होने की वजह से कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं जो कि राइज कर सकते हैं किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स रिलेटेड विद द ओनरशिप। नेचर के बारे में आप पता करने चलते हो तो आपको ओनरशिप के बारे में पता चलता है, रिलेशन बिटवीन द ओनर्स कैसा है उनके बारे में पता चलता है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलता है। क्या वो आइडेंटिफाई कर पाते हो और देखते हो कि वो अकाउंटिंग में प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको क्या क्या पता चलता है, ओनरशिप के बारे में पता चलता है, रिलेशन विथ रिलेशनशिप क्या है ओनर्स के बीच में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर पाते हो, और उसका अकाउंटेड अप्रोप्रिएटली हुआ है कि नहीं उसके बारे में आप देख पाते हो। और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, बिजनेस ऑपरेशन सच एज नेचर ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं, लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, की कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन है। तो जब हम नेचर पता करने लगते हैं तो बिजनेस ऑपरेशन के बारे में भी आपको पता चल जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है आपको, सच एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है उनका आगे, क्या एक्विजिशन करने वाले हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है, सच एज मेजर सब्सिडरीज कौन सी हैं, डेट स्ट्रक्चर है क्या एंटिटी का, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में सच एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस कैसे हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपसे एग्जांपल्स की जो मेन हेडिंग्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको याद हो जाएंगे। जब नेचर पढ़ने जाते हो एक बार मैं आपसे दोबारा से गो थ्रू करवा देता हूँ, जब नेचर देखने जाते हो एंटिटी का तो उसको आप कैसे चेक करोगे, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, आई से आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्लान टू मेक है, और द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड, एंटिटी का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कि सिंपल है कि मतलब उसके पास कोई भी सब्सिडरी वगैरह नहीं है, और किस तरीके से एंटिटी फाइनेंस है।
अगर एंटिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज सब्सिडरीज वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इशू क्रिएट कर सकते हैं जो कि गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आप जब नेचर देखने जाते हो तो आपको पता चलता है ओनरशिप के बारे में, रिलेशनशिप क्या है ओनर्स के बीच में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है आइडेंटिफाई हो पाती है, और अकाउंट हुई है अप्रोप्रिएटली या नहीं है हुई है, इसके बारे में भी पता चलता है। फिर आपके आ जाते हैं 4 एग्जांपल्स। जब आप नेचर पता करने चलते हैं तो आपको पता चलता है किस बारे में, बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो आपको ये 4 की हेडिंग्स भी याद हो जाएंगी, अंदर का मसाला खुद ही लिख लोगे, मुझे पता है। फिर सी पॉइंट क्या है, द एंटिटी सिलेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर changes thereon. The auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate. जब आप एंटिटीज का अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी आपको क्या करना होता है, देखना होता है, तो क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंट है। कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड आ जाए तो वो एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट वर्ड तो आपको उसमें लिखना ही लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी वर्ड है तो आपको समझ जाओ एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट लिखना ही है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये तो बहुत ही छोटा था, तो ये भी हो गया हमारा। फिर आ जाते हैं डी पॉइंट में, द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज क्या है, एंड बिजनेस रिलेटेड रिस्क दैट में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो पहला है मैनेजमेंट डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव टू और रिस्पॉन्ड इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट याद है आप सभी को, रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। अब इसके लिए क्या करता है, फोर्थ पॉइंट में ऑडिटर मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है जिससे कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए, समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स टू रिस्पॉन्ड इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो मेथड्स हैं जिससे मैनेजमेंट यूज करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है ब्रॉडर देन द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट दो इट इंक्लूड्स इट। मतलब बिजनेस रिस्क जो है वो बड़ा है, किससे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है। ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर लेता है। बिजनेस रिस्क जो है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर लेता है। तो रिस्क ऑफ बिजनेस रिस्क जो है वो ब्रॉडर है। बिजनेस रिस्क अराइज फ्रॉम द चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई तो बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, एंटिटी डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। न्यू प्रोडक्ट हुआ एंड सर्विसेज, उससे बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी बढ़ सकती है हमारी। और बिजनेस एक्सपेंशन करा तो उसमें बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है कि डिमांड जो है प्रॉपरली एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं करी गई थी। तो आपको 3 एग्जांपल्स कौन से हो गए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स दैट क्रिएट्स द इंक्रीज प्रोडक्ट लायबिलिटी, और बिजनेस एक्सपेंशन दैट द डिमांड हैज नॉट बीन करेक्टली एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। फिर है लास्ट पॉइंट, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट एंड दस विल मेजर एंड रिव्यू द थिंग्स दैट रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड द एंटिटीज परफॉर्मेंस, measure assist the order in considering whether the pressure to achieve the financial targets result in management action that increase the risk of। अब क्या है इस पॉइंट में, सेकंड वाले में लिखा हुआ कि ऑडिटर को कंसीडर करना है कि जब टारगेट अचीव करने होते हैं तो एक प्रेशर का माहौल क्रिएट होता है, तो क्या मैनेजमेंट के कुछ इस तरीके से एक्शंस आ जाते हैं जो कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रेशियोज, बजट्स, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों को ऑडिटर चेक कर सकता है। किस किस को, मैनेजमेंट और रिव्यू करेगा किसको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। उसमें ऑडिटर क्या लेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा कि जब टारगेट अचीव करने होते हैं तो प्रेशर का माहौल होता है, दैट में रिजल्ट इन मैनेजमेंट एक्शन
दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मेजरमेंट रिव्यू कैसे करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को? एग्जाम्पल्स हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख ले, की रेशोज देख ले, बजट देख ले, फोरकास्ट देख ले, वेरिएंस के एनालिसिस कर ले, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चेक कर ले, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स चेक कर ले। ठीक है। अब वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इज सिग्निफिकेंट? इट हैज द ऑडिटर इन प्लानिंग द ऑडिट एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। अब इन सबको अंडरस्टैंड करने की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑडिटर अपना ऑडिट प्लान कर पाएगा और आइडेंटिफाई कर पाएगा एरियाज जहां पे स्पेशल अटेंशन चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो है, क्या एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए बारे में पढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल इज अ कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस है और डायनेमिक प्रोसेस है, ये कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके। अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस with which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश क्या करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच प्लान्स द ऑडिट एंड एक्सरसाइज कर पाता है ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। इससे क्या होगा? असेस कर पाएगा रोमम ऑफ द फाइनेंशियल एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अंडरस्टैंडिंग करना एंटिटी की, ये क्या है? कॉन्टिन्यूक और डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा करने से क्या होता है? ऑडिटर प्लान कर पाता है अपना ऑडिट और एक्सरसाइज कर पाता है अपना प्रोफेशनल जजमेंट। और उससे क्या होते हैं? ऑडिटर को वो असेस कर पाता है किसको? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को, और डिटरमाइन कर पाता है किसको? मटीरियलिटी को। एज पर ऐसे 320, ये आज इसी में चैप्टर में हम पढ़ेंगे 320 के अंदर ही। कंसिडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कंसिडर कर पाता है। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर है। डेवलपिंग द एक्सपेक्टेशन फॉर यूज एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि कहाँ पे यूज करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसके बारे में एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाता है। इवेलुएट द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड सच एज appropriateness of assumptions and management oral and written representation के बारे में इवेल्यूएट कर पाता है सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट से इसे रिपीट कर देता हूँ। क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है एंटिटी की, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस है और डायनेमिक प्रोसेस है। इससे क्या कर पाता है? ऑडिटर ऑडिट प्लान कर पाता है और एक्सरसाइज कर पाता है प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट। किससे रिलेटेड? फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड है मटीरियलिटी के बारे में डिटरमाइन कर पाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन क्या है और एप्लीकेशन क्या है। आइडेंटिफाई करता है एरियाज जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन है। जस्ट लाइक एग्जांपल है इसके रिलेटेड पार्टी और गोइंग कंसर्न अजम्पशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी की, वो कंसिडर कर पाता है बिजनेस पर्पस ट्रांजेक्शन्स। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देख पाता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ परफॉर्म करने और इवेल्युएट कर पाता है किसको? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को। तो क्या ये आपको 6 पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? नहीं हुए तो इसको आप एक बार लिख के देख लो। क्या है? पहला रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, फिर है मटीरियलिटी, ये तो दो इसी तरीके से याद हो गए। फिर क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एप्लीकेशन। कहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करना है? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ करना होता है यार? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से में होता है। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन कैसी है एंटिटी की? इधर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो 2 पॉइंट एक साथ याद कर लो, ये 2 पॉइंट एक साथ याद कर लो।
फिर है एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ परफॉर्म करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहाँ परफॉर्म करने हैं उसके बारे में एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाता है और इवेल्युएट कर पाता है किसको, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो। एक बार बोल दो लास्ट, रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट, मटीरियलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन और एप्लीकेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ पे होता है आपका रिलेटेड पार्टी में, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन में, एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे डेवलप परफॉर्म करने हैं उसकी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाता है और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट कर पाता है। ठीक है, फिर आ जाओ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की हमें डेफिनेशन ये दोबारा दे रखी है यहाँ पर, तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं ऊपर, तो उसको मैं दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को। इस पर मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा और आपको याद भी करना है साथ साथ। द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द related business process relevant to the financial reporting and communication, control activities and monitoring of controls। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने की टेक्निक में बता देता हूँ आपको, इसको आप याद कर लो। मिस्टर ICC ICC, ठीक है। तो आपको याद करना है मिस्टर ICC। अगर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन आएगा तो पहले 5 पॉइंट्स आपको ये लिखने होंगे, मिस्टर ICC। M से आ जाएगा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, R से आ जाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, I से आ जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, फिर C से आ जाएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट और C से आ जाएगा कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, अब आ जाओ कंट्रोल एनवायरनमेंट पे। पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है क्या कि मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। क्या मैनेजमेंट ने ऐसा कल्चर मेंटेन करा है जिससे कि ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर मेंटेन हो। स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स collectively provide an appropriate foundation for other components of internal control। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ होगा, उनके उसके एलिमेंट्स में स्ट्रेंथ होगा, तो वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर पाएंगे किसको, जो अदर कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हैं, इनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर पाएंगे अदर कंपोनेंट्स को। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो अगर नहीं समझ में आया तो। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है किसको, मैनेजमेंट के कल्चर को, क्या उसने ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर है कि नहीं, और स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट की अगर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ है, वो एलिमेंट्स अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर स्ट्रेंथ है तो वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड किसको करता है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को। ठीक है, अब कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है ये पढ़ लो। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज governance and management functions, attitude, awareness and actions of those charged with governance and management, and control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शन है, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ those charged with governance and management। कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के टोन को सेट करती है, जो कि इन्फ्लुएंस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इज, जो कि पीपल को कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या ये 3 पॉइंट याद हो गए आपको या नहीं।
अगर नहीं हुए तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को याद करना है आपको, इसको याद करना है फटाफट से, यहीं पर याद कर लो। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। और दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस, नहीं, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के और मैनेजमेंट के। ठीक है, एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शंस। उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या करता है, सेट करता है टोन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द इट्स पीपल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। द कम्युनिकेशन ऑफ द एंटिटी पॉलिसीज on integrity and ethical values may include the communication of behavior standards and personnel throughout the policy statement and code of conduct। तो कम्युनिकेशन को एनफोर्स करता है, कम्युनिकेशन एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। तो पहला एलिमेंट ये हो गया कि इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को कम्युनिकेट करता है और एनफोर्स करता है। कम्युनिकेशन ऑफ द एंटिटीज पॉलिसीज ऑफ इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज इंक्लूड क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ द बिहेवियर स्टैंडर्ड्स, कि क्या बिहेवियर स्टैंडर्ड्स रहेंगे टू द पर्सोनल, दैट इज एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या बिहेवियर स्टैंडर्ड्स हैं, थ्रू द पॉलिसी स्टेटमेंट्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स में जो गिवन है, और क्या कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, such matters such as management consideration of competence levels for particular job, how those relevant translate into requisite skills and knowledge, कि पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है और नॉलेज रिक्वायरमेंट है। पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एट्रीब्यूट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस सच एज देयर इंडिपेंडेंस, उनकी इंडिपेंडेंस मैनेजमेंट से कैसी है, देयर एक्सपीरियंस एंड स्टेचर and the extent of their involvement and the information they receive from the scrutiny of the activities। तो उनका इंडिपेंडेंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव एंड स्क्रूटनी ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन कैसा है किसका, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेशन स्टाइल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एटीट्यूड एंड एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजिंग द बिजनेस रिस्क, एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन। तो ये 3 पॉइंट लिखने होंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट के लिए। एटीट्यूड कैसा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, बिजनेस रिस्क को मैनेज करने के लिए कैसा है, और एटीट्यूड कैसा है और टुवर्ड द इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और अकाउंटिंग फंक्शन में लाने के लिए। Organizational structure, the framework within which the entity's activities for achieving its objectives are planned, executed, and controlled and reviewed। फिर उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट ऑफ authority and its responsibility, matters such as how authority and responsibility for operating activities are assigned, how reporting relationship and authorization hierarchies are established। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बेसिक लिखा हुआ है। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कैसी हैं, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस दैट रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन। तो पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कैसी बना रखी है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, काउंसलिंग प्रोग्राम, प्रमोशन, कंपनसेशन, इन सब के लिए, और रेमेडियल एक्शंस, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ घपला करते हैं तो उनके लिए रेमेडियल एक्शंस उन सब से रिलेटेड है। तो ठीक है यार, ये हमारे 7 पॉइंट हैं। अब इनको याद करना ज़रूरी है। अब इसको याद करने के लिए क्या याद करना है आपको, आपको याद रखना है सलमान भाई। सलमान भाई जो है वो बंदा इंटीग्रिटी रखता है, क्या रखता है, इंटीग्रिटी रखता है, इंटीग्रिटी रखता है, और कॉम्पिटेंट भी है, बंदा कॉम्पिटेंट भी है।
ठीक है, और वो उसका पार्टिसिपेटिव नेचर है, वो पार्टिसिपेटिव नेचर है, पार्टिसिपेशन। तो क्या है, इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंट है और पार्टिसिपेशन नेचर है। और उसका स्टाइल कैसा है, उसका थोड़ा चलने का स्टाइल अलग है कि नहीं, हम सबको पता है, थोड़ा वो अलग स्टाइल से चलता है। और ऐसा क्यों हो गया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है इस वजह से, जिम जाने के चक्कर में उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, तो उसका स्टाइल अलग है थोड़ा चलने का। और वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और बीइंग ह्यूमन का पॉलिसीज चलाता है। तो ह्यूमन पॉलिसीज, बीइंग ह्यूमन की पॉलिसीज चलाता है, तो ह्यूमन पॉलिसीज। क्या हमें सलमान भाई से ये 7 पॉइंट्स याद हो जाएंगे या नहीं होंगे? एक बार इसे हमें याद करने के लिए फटाफट से बोलना होगा। इंटीग्रिटी, बंदा कैसा है, इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंट, पार्टिसिपेटिव नेचर है बंदे का, इसका स्टाइल ऐसा है चलने का बिकॉज ऑफ जिम जाके उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और बीइंग ह्यूमन उसकी पॉलिसीज है। तो इंटीग्रिटी से आपको याद हो जाएगा कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। कॉम्पिटेंस से आपको याद करना है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, तो कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। फिर पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेशन स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। 6th पॉइंट के अंदर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो ये आपको 7 पॉइंट सलमान भाई से याद हो जाएंगे। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक जो बोल्डेड पॉइंट्स है ना, कम्युनिकेशन, इन्फोर्समेंट, इंटीग्रिटी, ये आपको सारा याद होना चाहिए। और जो अंदर का मसाला है वह फिर भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि बार बार इसको पढ़ो। इसके अंदर जो मेन वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस के अंदर जॉब के रिलेटेड तो रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, कम से कम ये इतना वर्ड तो लिख दो। पार्टिसिपेशन ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में इंडिपेंडेंस कैसी है, इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट कितना है उनका, एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट। तो आप कम से कम ये वर्ड्स तो याद रह सकते हैं। आपको ट्राई करना है, आपको ये अंदर का मैटर भी ट्राई करना है कि वही आप सेम लिखो, ठीक है। लास्ट है और कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही, existence of a satisfactory control environment, not an absolute deterrent of fraud। मतलब not an absolute deterrent of fraud का मतलब आपका हो गया do not eliminate possibility of fraud, ठीक है। क्या existence of a satisfactory control environment जो है not an absolute deterrent और to fraud, मतलब कि डू नॉट एलिमिनेट द फ्रॉड, पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्टरी एग्जिस्ट करता है ना एंटिटी के अंदर, तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकता पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, ठीक है। या आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं, आईसीआई पूछ सकता है कि सीधा ही लिखेगा क्या एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट ऑफ फ्रॉड, एक्सप्लेन। तो आपको जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको एग्जैक्टली वही लिखने होंगे। द existence of a satisfactory control environment can be a positive factor when the auditor assess the risk of material misstatement। तो ये क्या है, अगर सेटिस्फैक्टरीली एग्जिस्ट करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। हाउएवर ऑल्दो इट मे हैव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये रिड्यूस तो कर सकता है रिस्क को, लेकिन सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट और टू फ्रॉड, जिसका मतलब ये होता है डू नॉट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड। कन्वर्सली अगर डेफिशिएंसी होगी कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो इट विल अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन रिलेशन टू द फ्रॉड।
तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी कंट्रोल्स की और पॉसिबिलिटी हो जाएगी किसकी, फ्रॉड की। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस IT सिक्योरिटी रिस्क may adversely affect the internal control by allowing improper changes to be made to computer programs or data or unauthorized transactions to be processed। अगर मैनेजमेंट फेल हो जाता है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं डेवलप कर पाता, किससे रिलेटेड, IT सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो क्या कर रहा है, अलाउ कर दे रहा है कि इम्प्रॉपर चेंजेस हो जाएंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, डेटा में, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स अकर होने लगेंगी जो कि मैनेजमेंट को ही आगे मटेरियल में स्टेटमेंट क्रिएट कर सकती हैं। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल में स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर सकता अपने आप में ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, वो लेकिन रिड्यूस कर सकता है। ऊपर हमने लिख दिया है लाइन कि ये रिड्यूस कर सकता है रिस्क ऑफ फ्रॉड को, बट ये नहीं कर सकता प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। हाउएवर इट इन्फ्लुएंस द इवैल्यूएशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर कंट्रोल। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑडिटर के इवैल्यूएशन और इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर कंट्रोल्स से रिलेटेड एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड ऑडिटर को एसेस करने में इन्फ्लुएंस कर सकता है इन रिलेशन विथ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला वन सेकेंड, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार लास्ट रिवाइज करवाऊंगा और आज हम इसका इसी पार्ट पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बाकी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करूंगा आपके साथ। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं एक बार दोबारा से। अगर आपके पास आ गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट ऑफ फ्रॉड, तो उसको आप में लिखना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है, पॉजिटिव फैक्टर है। क्या है, इट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर है। ये रिड्यूस तो कर सकता है रिस्क को, रिड्यूस कर सकता है रिस्क ऑफ फ्रॉड को। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब कन्वर्सली अगर ऐसा नहीं है तो डेफिशिएंसीज जो होंगी वो अंडरमाइन कर सकती हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल को, इफेक्टिवनेस अंडरमाइन करेंगी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को, जिससे कि फ्रॉड इंक्रीज हो फ्रॉड हो सकता है, जिससे कि फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा लिखना कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर सकता मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, नहीं कर सकता, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करता है ऑडिटर की इवैल्यूएशन को फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, जो अदर कंट्रोल्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, और ऑडिटर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है इवैल्यूएशन करने में, इवैल्यूएट करने में इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स एंड असेसिंग रोमम एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो यार ये इस तरीके से आपको ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा। अगर ये आ गया तो आपको देखना पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे जहाँ बच्चे परेशान हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई सा भी देखो डाउट है, आप मुझसे पूछ लो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लो, आपको रिप्लाई आ जाएगा 24 to 48 आवर्स में। ट्राई करूँगा मैं 24 आवर्स में हो जाए, लेकिन इफ़ पॉसिबल 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्लस आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय।